हाँ जी मित्रों, कैसे हो? सब बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक 30 डेज की कोडिंग चैलेंज सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर आज हम जो है चौथा वीडियो यानी कि 14th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब तक हमने 13 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और जिसमें हमने फ्रंट एंड का पार्ट बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। साथ में हमने जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने एक कैटेगरी का पैनल बनाया था। एडमिन पैनल के अंदर हमने कैटेगरी का एक पेज बनाया था जहाँ पर हम कैटेगरी को ऐड कर सकते थे, रिमूव कर सकते, साथ में उसको एडिट भी कर सकते थे। तो अब तक काम हमारा यहाँ तक हो चुका है। बट आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम उस एडमिन पेज में जो हमने कैटेगरी का पेज बनाया था वहाँ से कैसे हम कोई कैटेगरी ऐड करेंगे जो कि हमारे डेटाबेस में सेव होगी, और फिर वहाँ से डेटाबेस में जो भी हमने कैटेगरी सेव की थी, डेटा सेव किया था, उस डेटा को हम एक एपीआई की मदद से वापस फेच करेंगे। और जो मीशो का होम पेज है जहाँ पर आपको प्राइमरी मैंने बार देखा होगा, वहाँ पर हम कैसे वो सारी जो कैटेगरीज हैं हम डेटाबेस से लेके आएंगे। इसके साथ साथ हम इस पूरी प्रोसेस को हम लास्ट में एंड में टेस्ट भी करेंगे कि कैसे हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो एपीआई को टेस्ट करेंगे, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक सीखने को मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आप बैकएंड के लॉजिक सीखने वाले हैं। जो लोग कहते हैं कि बैकएंड मुश्किल है, तो मैं कहता हूँ बहुत आसान है। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बैकएंड में अगर आप बैठेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि लैपटॉप स्क्रीन पे जाके कि कैसे हम वो जो है एपीआई बना सकते हैं कैटेगरी, ताकि हम कैटेगरी को बैकएंड पे ऐड कर सकें। बट एक चीज़ और कि आज के इस वीडियो में आपको मैं एक कोड दे सकता हूँ, तो कोड के लिए जरूर रेडी रहिएगा क्योंकि अगर आप ये कोड मुझे देते हैं लास्ट में जब एंड वीडियो शूट होगा इस सीरीज़ का, तब हम आपको 5 GB केस, एक डोमेन, साथ में एक होस्टिंग और वेबसाइट भी देंगे। तो अगर आप इस गिव में विनर बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इजीली। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम वो कैटेगरी के एपीआई बना सकते हैं और कैसे हम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स वगैरह जो है उनको फेच कर सकते हैं। लेट्स गो। हेलो। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मीशो का प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। दोनों फोल्डर को मैंने एक साथ यूज़ किया है और कॉन्करेंटली फोल्डर फंक्शन था, पैकेज था, उसकी मदद से मैंने दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ स्टार्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर जो आपको ये कैटेगरीज मिल रही है ना, ये सारी कुछ कैटेगरीज एपीआई की मदद से आ रही है जो कि हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक पर्सनल कैटेगरी बना के दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिखा पर्सनल कैटेगरी। ओके, तो मैं कैटेगरी इतना लिख लेता हूँ और यहाँ पर कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो करूँ या नहीं करूँ वो आपकी मर्ज़ी है, बट एक बार डेटाबेस में सेव कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं क्रिएट करूँगा, यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखना आपको लास्ट में एक कैटेगरी मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर देखिए पर्सनल कैटेगरी मिल चुकी है। तो ये सारा कुछ डेटाबेस से सेव हो रहा है, हमने ये सारा कुछ काम किया अच्छे से। तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा इस सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक हम देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपने पैकेज के अंदर यहाँ पर चलते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको जाना है, टर्मिनल ओपन करना है, एक नया टर्मिनल ओपन करना है। एक्चुअली ये तो प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है मेरा npm स्टार्ट की मदद से, पैकेज जो शुरू किया था, मतलब प्रोजेक्ट अपना। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको सबसे पहले बॉटम में चले जाते हैं। यहाँ पर एक नया टर्मिनल ओपन करना है, इसको क्लिक करके। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज़ जो है इंस्टॉल करनी है। अब आप, जब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ आपके सामने। ओके, तो जैसे यहाँ पर खोलेंगे आप मीशो के फोल्डर में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एक नया टर्मिनल ओपन करा, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको cd लिखना है, ./ लिखना है और यहाँ पर आपको फ्रंट एंड के फोल्डर में जाना है, फ्रंट एंड। ओके, आगे फ्रंट एंड के अंदर, इसके बाद आपको npm इंस्टॉल एक्जियोस को इंस्टॉल करना है। ये पैकेज है, इसको इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है मेरा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर पेरेंट के अंदर, मतलब सबसे बाहर ही मैंने इस एक्जियोस पैकेज को इंस्टॉल कर दिया था। आपको ये भी इंस्टॉल करना है। इतना करने के बाद आपको आना है वापस यहाँ पर, और यहाँ पर अब फ्रंट एंड के अंदर आना है। फ्रंट एंड के अंदर आपको एसआरसी के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट का पेज ओपन करना है, मतलब एक फोल्डर बनाना है कॉन्टेक्स्ट नाम से, और फिर इसके अंदर आपको एक मेन कॉन्टेक्स्ट नाम से एक जो है फाइल बनानी है, यानी कि कंपोनेंट बनाना है। अब इसकी मदद से इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमें बार बार कोड यूज़ करना पड़ता है, जो भी हम डेटा फेच करते हैं कैटेगरी से, जिसको हमें बार बार यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर फेच कर लेंगे डेटा, उसके बाद वापस इसको जहाँ भी चाइल्ड कंपोनेंट को भेजना है यहाँ पर भेज देंगे, और फिर उसको जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट पेज बनाना है। इसके लिए आपको एक पहले तो कंपोनेंट बनाना है मेन कॉन्टेक्स्ट नाम से, और कंपोनेंट जो है आपका कुछ इसका से बन जाएगा।
जैसे आप पहली बार कंपोनेंट बनाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस पास से मिलेगा। ओके, इस तरह से आपको एक कंपोनेंट मिल जाएगा। जब आप नया कंपोनेंट बनाएंगे तो आपको इस तरह से एक कंपोनेंट मिलेगा। एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ओके, इतना इस तरह से आपको एक कंपोनेंट मिलेगा। ओके, तो मैं वापस अंडू कर दूँ, बट चलो एक बार बता देता हूँ। आपको यहाँ पर रिएक्ट मिलेगा और आपको यहाँ पर जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है ये वाला इंपोर्ट करना है एक्चुअली फंक्शन। ओके, ये रिएक्ट का ही हुक है, तो इसको यूज करेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे और इसकी मदद से हम एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। सो कॉन्स्ट ध्यान है, ये बाहर बनाना है इस फंक्शन कंपोनेंट से बाहर। ओके, तो फंक्शन से बाहर नहीं बनाना, यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, उसकी मदद से हम कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे और कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम डॉट प्रोवाइडर यूज बनाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर एक जो HTML टैग बनाते हैं ना, जैसे डिव टैग होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर लिखना है और साथ में इसको क्लोज भी करना है। और यहाँ पर वैल्यूज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो वैल्यूज़ के लिए हम डबल कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और जो भी हम वैल्यू यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब जो भी डेटा हम चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इस तरह से भेजेंगे। बट अभी इसके लिए आप भूल जाइए, अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी है कि यहाँ पर आपको प्रॉप्स लिखना है और फिर यहाँ पर आपको प्रॉप्स लिखना है, फिर प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लिखना है। ये जो चिल्ड्रन के अंदर जो भी कैटेगरीज होगी, जो हम यहाँ पे जो भी चीज़ें भेजेंगे यहाँ पर डेटा, वो सब प्रॉप्स की मदद से चिल्ड्रन वाले जो भी कंपोनेंट होंगे उनको भेजेंगे। अब चिल्ड्रन वाले कंपोनेंट कौन से होंगे वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए आपको आगे चलना होगा। तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर देना जो मेन कैटेगरी बनाए थे, इसके साथ साथ आपको ये कॉन्टेक्स्ट जो बनाया है इसको भी एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ पर नेम ग्रुप में। ओके, फिर चलना है आपको यहाँ पर SRC से बाहर। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सॉरी SRC में जाना है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि app.js बना था जब हमने रिएक्ट कंपोनेंट ओपन किया था, साथ में एक index.js भी बने थे। ओके, तो हम क्या करेंगे, index.js में जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ऐप कंपोनेंट कॉल किया होता है, यहाँ पर आपको वही सेम जैसे यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को कॉल किया था एज ए टैग, वैसे आपको यहाँ पर कॉल करना है। ओके, इतना कॉल करने के बाद आपको इसके बीच में ऐप कंपोनेंट को कॉल करना है। इससे क्या होगा कि जो भी ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने जो भी पेजेस वगैरह बनाए थे, कंपोनेंट बनाए थे, वो सब इस मेन कॉन्टेक्स्ट के चाइल्ड हो जाएंगे। तो इन सबको हम अपना डेटा है वो भेज सकते हैं मेन कॉन्टेक्स्ट की मदद से। और यहाँ पर यह जरूर ध्यान रखिए, जब आप ये मेन कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी जरूर करना है यहाँ पर इस तरह से कॉन्टेक्स्ट से। ओके, तो इतना हो चुका है हमारा काम। यहाँ पर मैं अंडू कर लेता हूँ जो भी मैंने डिलीट किया था सारा काम। सो मैं यहाँ पर अंडू कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर प्रॉप्स लिखा मैंने और इसको प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन के मैसेज में से मैंने भेज दिया। ओके, अब यहाँ पर आपको एक एक्सजेएस इंस्टॉल करना है। सो एक्सजेएस के लिए आपको एक्सजेएस को इंपोर्ट करना होगा। अब इतना काम करने के बाद आपको एक और चीज़ करनी है जो कि env फाइल। अब आपको एक env की फ़ाइल भी बनानी होगी। सो इसके लिए आपको जाना है फ्रंट एंड के अंदर। यहाँ पर आपको फ्रंट एंड के अंदर आपको एक .env नाम से फ़ाइल बनानी है। इसका इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें जो ये API है, जैसे कि ये URL है, इसको हमें बार बार कॉल करना होगा। जब भी हमें सर्वर यूज़ करना है तो सर्वर के लिए हमें क्या API कॉल करनी पड़ती है। तो API के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक API बना लेंगे, यानी कि एक URL बना दिए और इसको बार बार यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम रिएक्ट ऐप की मदद से यहाँ पर एक बेस URL बना देंगे। ओके, तो आपको ये जरूर लिखना कि react_app तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप अलग अलग कैटेगरी URL के कोडिंग ये अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इतना करने के बाद env फाइल बनाने के बाद आपको वापस जाना है, टर्मिनल ओपन करना है और जो आपने बनाया था ना ये प्रोजेक्ट, इसको वापस Ctrl+C दबाकर जो प्रोग्राम है इसको कैंसिल करना है, यानी कि बंद करना है। फिर वापस आपको npm स्टार्ट करके वापस चालू करना है। इस तरह से मैंने Ctrl+C दबाया, फिर आपको वापस यहाँ पर इसको स्टार्ट करना है, npm स्टार्ट, अपना प्रोजेक्ट वापस स्टार्ट करना है। क्योंकि env फाइल जब भी आप बनाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ चेंजेज होंगे, तो यहाँ पर वापस आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फ्रंट एंड स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बैक एंड स्टार्ट हुआ। ओके, अब आपको आना है वापस मेन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पर आपको एक बेस URL बना देना इसकी वेरिएबल, और इसको एक्सेस करने के लिए आपको process.env लिखना है। उसके बाद जो भी आपने वेरिएबल का नाम लिखा है, यहाँ पर की का नाम वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको जो बेस URL जो था यहाँ पर, ये URL जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। अब फिर इस URL को आप यहाँ पर वैल्यू के रूप में आगे भेज सकते हैं। अब यहाँ पर भेज दिया। अब इस URL को हम किसी भी कंपोनेंट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कैटेगरी के अंदर भी इस URL को यूज़ करेंगे, फिर पेजेस के अंदर भी यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हम जेंडर वगैरह के लिए हम कैटेगरी बनाएंगे वहाँ भी यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट के लिए प्राइजेस के लिए बनाएंगे तो वहाँ पर भी यूज़ करेंगे, जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, इसी तरह से मैंने एक कैटेगरी URL भी बनाया है। जब आप बैकएंड के अंदर जाएंगे ना, तो इंडेक्स के अंदर जाएंगे
तो आप जब देख रहे होंगे कि यूज़र के लिए हम जो भी एपीआई चलाएंगे तो यूज़र स्लैश नाम से चलाएंगे, और जो भी कैटेगरी के लिए एपीआई चलाएंगे वो हम स्लैश कैटेगरी के नाम से चलाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले ही हमने एक कैटेगरी बना दी स्लैश कैटेगरी। अब जब भी हमें यहाँ पर बैकेंड में चेंज करेंगे तो सिंपल आपको env फाइल में जाना है और वहाँ पर कैटेगरी का नाम जो है वो चेंज करना है। यहाँ पर env की फाइल में यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी नाम चेंज करेंगे, उसके बाद सारा डेटा हमारा सही चलेगा। आपको बार बार यहाँ पर आकर सबकी जगह अलग अलग पेजेज में जाकर वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इतना करने के बाद हमारे पास ये 2 चीज़ें आ गई। इसको आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना, मतलब यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है जो भी चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे। ओके, अब इतना काम कर देना है। अब चलते हैं हम अपने कंपोनेंट की तरफ, जहाँ हमने ये कंपोनेंट बनाया था वहाँ पर चलते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको जाना है फ्रंट एंड के अंदर। सो सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं सबको, SRC के अंदर, और फिर पेजेस के अंदर, एडमिन के अंदर, फिर चलेंगे यहाँ पर कैटेगरी और फिर category.js के अंदर। यहाँ पर हमने सारा कंपोनेंट जो काम किया है वो यहाँ पर किया है एक्चुअली। ओके, तो अब इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ पर जो डी बनाई थी हमने, और साथ में एक एंकर टैग बनाया था जिसकी मदद से हम सब कैटेगरीज के फोल्डर पर जा रहे हैं, यानी कंपोनेंट पर जा रहे थे। बट मैंने यहाँ पर एंकर टैग को हटा दिया ताकि अभी के लिए समझने के लिए, और साथ में मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया जहाँ पर मैंने टाइप इक्वल सबमिट दिया, ताकि जो फॉर्म है जब इस पर ऑन सबमिट का इवेंट चले या फिर फंक्शन चले तो ये वाला बटन इस पर ट्रिगर होने से काम चल जाएगा। ओके, जैसे हम बटन पर ट्रिगर करेंगे तो ये वाला फंक्शन ऑन इवेंट सबमिट है वो इवेंट चलेगा। आपको करना क्या है, जो भी हमने पिछली क्लास में डिव बनाई थी वो सारा कुछ आपको ये वाला कट करना है, और उसके बाद आपको एक फॉर्म टैग बनाना है, उसमें ऑन सबमिट का एक फंक्शन बनाना है। ओके, फिर जो भी हमने डिव को कट की थी वो वापस यहाँ पर पेस्ट करनी है, और इस तरह से। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला डिव इनपुट है, ये फाइल इनपुट है जहाँ पर आपने टाइप विजुअल फाइल लिखा है, और साथ में एक ये चीज़ है जो कि स्लग के लिए इनपुट था, और साथ में ये वाला जो कि हमें जो सेलेक्ट बॉक्स दिख रहा था ये वाला वो उसके लिए। ओके, इतना काम कर लिया हमारे पास। अब चलते हैं, हमने जो से कैटेगरी नाम से फंक्शन बनाया था उसको यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जरूर याद रखना टाइप इक्वल सबमिट करना। ओके, तो चलते हैं हम ऊपर। ये जो बनाया हमने फंक्शन, इसके अंदर आपको एक इवेंट ट्रिगर करना है, मतलब एक इवेंट मिलेगा आपको। अब इवेंट.prevent डिफ़ॉल्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, मतलब अब जब ये यूज़ नहीं करते हैं, जब भी सबमिट करेंगे तो पूरा पेज रिफ्रेश होता है। बट जब भी आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे इवेंट.prevent डिफ़ॉल्ट, तो इससे क्या होगा, जब भी मैं इस पर सबमिट पर क्लिक करूँगा ना यहाँ पर, ओके, जब भी मैं यहाँ पर सबमिट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सबमिट नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पर मतलब ये पेज रिफ्रेश नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे, मतलब जो भी हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, जो भी हम एपीआई वगैरह चलाएंगे ना वही सिर्फ काम होगा, पेज रिफ्रेश नहीं होगा। ओके, इतना काम कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपने इनपुट बनाए ना इसको नेम दे देना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट जो स्लग कैटेगरी का था तो मैंने नेम इज इक्वल नेम दे दिया, और जो इमेज का था उसको नेम इज इक्वल इमेज दे दिया, और जो स्लग था उसको नेम इज इक्वल सब स्लग दे दिया। ओके, इतना कर दिया। इतना करने के बाद आपको इन सबको टारगेट करना, मतलब उसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो e.target.name यानी कि जो भी हमने नेम में नाम दिया था वो यहाँ पर डालना है, फिर डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू उठाना है, और फिर स्लग की वैल्यू भी इस तरह से उठा ली हमने। बट इमेज कैसे उठाएंगे, इसके लिए आपको लिखना है event.target.name, जो हमने डाला था नेम यहाँ पर जैसे इमेज का नाम डाला था, इमेज टैग जो फाइल इनपुट टैग है, ये वाला फाइल इनपुट टैग, इसका इमेज जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको नाम लिखना है। ओके, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर लिखना है फाइल्स। अब फाइल्स के अंदर बहुत सारी इमेजेस हम डाल सकते हैं, बट हमें तो सिर्फ एक इमेज चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0th इंडेक्स, जो भी 0th इंडेक्स पर पहली इमेज है उसको यहाँ पर उठा लो। तो ये सब कुछ उठा लिया हमने। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कंडीशन लगाना है कि अगर नेम खाली ना हो, स्लग खाली ना हो। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर खाली रखूँगा ना, तो यहाँ पर मैं जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पर ये बोलेगा प्लीज़ एंटर कैटेगरी नेम। तो कैटेगरी नेम के लिए यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। अगर ये खाली ना हो, मतलब दोनों के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर दोनों ही खाली ना हो तो ये काम करना है। अगर खाली हो, इस कंडीशन में अगर खाली हो तो एस वाली कंडीशन चलानी। यहाँ पर मैंने कैटेगरी सेट गेट एसएमएस मैसेज यानी कि एक मैंने स्टेट बनाई है यूज स्टेट नाम से, यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्टी स्टेट बनाया, जहाँ पर मैंने गेट मैसेज यानी कि जो भी हम मैसेज डालेंगे ना यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया प्लीज़ एंटर कैटेगरी नेम। ओके, अब ये शो कहाँ कराना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो हमने स्पेन टैग बनाया था ना और फिर यहाँ इनपुट टैग बनाया था, यानी कि ये दोनों इनपुट टैग वगैरह इनके नीचे यहाँ पर मैंने एक डी बना दी वापस, यहाँ पर स्पेन टैग बना दी। ये देखिए आपने
बनाया, यहाँ पर स्पेन टैग बना दिया और यहाँ पर जो भी मैसेज था मैंने यहाँ पर डाल दिया। ओके, अब जो भी मैसेज आएगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर दे देने हैं टेक्स्ट रेड, जिसकी मदद से आपको रेड दिखेगा। बट यहाँ पर मैंने एक लॉजिक बनाया ताकि हमें ग्रीन भी दिख सके, क्योंकि जब हमारा API वगैरह सब कुछ सेव हो जाएगा, ग्रीन अच्छे हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो हमें ग्रीन में वो टेक्स्ट दिखाना है। तो उसके लिए मैंने लॉजिक बनाया यहाँ पर, बट वो मैं आगे समझाऊँगा कैसे वर्क करना है। ओके, तो हम चलते हैं आगे। इतना हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जैसे ये जो डेटा है ना, सिंपल डेटा हो ना, उसको हम ऐसे ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाए उसके अंदर डाल सकते हैं। बट जब हमें इमेज मिल जाती है ना, जब फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्म डेटा का यूज़ करना पड़ता है। सो फॉर्म डेटा है जो ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक फंक्शन है, क्लास है, और क्लास की मदद से हम क्या करेंगे, फंक्शन की मदद से उसके अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हम चीज़ें अपेंड कराएंगे, मतलब एक के बाद एक चीज़ें हम ऑब्जेक्ट के रूप में भेजेंगे। अब ये चीज़ जो है एक स्ट्रिंग के रूप में जो है हमारे जो पोस्ट मेथड है उसकी मदद से API के थ्रू बैकएंड पर जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये न्यू कीवर्ड की मदद से फॉर्म डेटा को यूज़ करना है और फिर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है। इस वेरिएबल के अंदर हम यहाँ अपेंड करेंगे चीज़ें, तो नेम के अंदर नेम अपेंड करेंगे, स्लग के अंदर स्लग अपेंड करा देंगे जो यहाँ पर हमने बना रखा था, और इमेज के अंदर इमेज अपेंड करा देंगे। तो ये सारा कुछ हमारा जो है डेटा है वो सब फॉर्म डेटा में सेव हो गया। अब फॉर्म डेटा को हम यहाँ पर API के थ्रू आगे भेज देंगे। ध्यान रखना, जब भी हम कुछ डेटा आगे भेजते हैं बैकएंड की तरफ, तो डेटा भेजने के समय हम पोस्ट का मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर exios.port लगा दिया। यहाँ पर जरूर ध्यान रखना कि exios को पहले इंपोर्ट कर देना है, exios फ्रॉम exios। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर बेस URL डालना है, जो मैंने बेस URL वहाँ पर मेन कॉन्टेक्स्ट में बनाया था। बेस URL ये वाला, यहाँ से पहले आपको वैल्यू में ट्रांसफ़र करना, आगे भेजना है। इसको गेट कैसे करेंगे, मतलब यूज़ कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से यूज़ करना है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको वापस बता देता हूँ। आपको कॉन्स्ट लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है। फिर यहाँ पर जो भी बेस URL का नाम था हमने बनाया, वहाँ से जो एक्सपोर्ट कर देते वो वाला यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको इक्वल नाम लिखना है, इक्वल करना है। फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, जो कि यूज़ जो है रिएक्ट की मदद से आएगा। तो ये भी एक हुक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया। फिर आपको कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाना है और इसके अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, जो हमने यहाँ पर बनाया था कॉन्टेक्स्ट ये वाला। तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है। जैसे आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे ना, कॉन्टेक्स्ट, ओके, तो जैसे सजेशन आएगा इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका ये कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, ये वाला नेम्ड इंपोर्ट हो जाएगा मेन कॉन्टेक्स्ट से। ओके, तो ये करना का इस प्रकार से आप बेस URL ले सकते हैं, साथ में कैटेगरी URL भी ले लीजिए, क्योंकि हमें कैटेगरी URL भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आगे हमने यहाँ पर एक URL बना ली सिंपली, exios.post, फिर बेस URL, फिर कैटेगरी URL। उसके बाद मैंने जो भी कैटेगरी URL, मतलब जो हम क्रिएट करने वाले हैं, जो जैसे मतलब यहाँ तो कैटेगरी आ जाएगा, यहाँ पर जो URL बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी URL। ओके, तो ऐसे बताता हूँ, https://localhost:5000/ यहाँ पर अब कैटेगरी लिखेगा, जो हमने कैटेगरी बनाया था। उसके बाद आप स्लैश लिखेंगे और यहाँ पर क्रिएट लिखेंगे। तो आपकी जो URL बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब ये तो बेस URL थी, और ये जो कैटेगरी URL है, और यहाँ पर जो हम बनाएंगे वो अलग अलग बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट के लिए है, फिर हम क्रिएट सब कैटेगरी भी बनाएंगे साथ में, इस तरह से सब कैटेगरी। और इस तरह से फिर यहाँ पर डिलीट की भी API बनाएंगे, सो कैटेगरी / डिलीट की API इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग API बनाएंगे। ओके, बाकी ये तो सेम ही रहेगा। तो इतनी API बना दी। फिर देन और कैश लगाना है, ताकि हम जो भी रिस्पॉन्स मिले उसको हम हैंडल कर सकें। तो देन और कैश लगाना है आपको। उसके अंदर सक्सेस एक एरो फंक्शन बनाना है, इस तरह से एक एरो फंक्शन बनाना है आपको, इस तरह से सक्सेस, फिर एरो फंक्शन, उसके अंदर आपने डेटा बनाना है। सो ये डेटा हम बाद में समझेंगे जब हम वहाँ से डेटा भेजेंगे। अब तक के लिए आपको इतना ही समझना है। ओके, तो ये सब कुछ समझ लिया, और बाकी सब कुछ ये यहाँ पर लॉजिक वगैरह चल ही रहा है, सिंपल लॉजिक है। ओके, अब चलते हैं हम बैकएंड की तरफ। सो बैकएंड में देखते हैं कि क्या होगा। ओके, चलिए मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग कितनी हो गई, सच चल रहा है कि नहीं। पिछली बार भी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो आई थिंक रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, यहाँ पर आ चुके हैं हम बैकएंड की तरफ। आगे सारे क्लोज कर देते हैं हम, यहाँ पर भी इसको क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं बैकएंड की तरफ, सारा बैकएंड का काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडल में जाना है, और यहाँ पर एक कैटेगरी JS नाम से बनाना है। हमने पहले यूज़र बनाया था, अब हम कैटेगरी बनाएंगे। तो कैटेगरी बना दिए।
कैटेगरी के अंदर आपको एक मॉडल बनाना है। सो मॉडल कैसे बनाएंगे, पिछली बार भी मैंने मॉडल बनाना सिखाया था आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से मॉडल बनता है। तो ये मॉडल बना देंगे हम। सबसे पहले मोंगूज को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हम मोंगूज को यूज़ करने वाले हैं मॉडल के अंदर। सो मोंगूज को मदद से मोंगूज की पैकेज इंस्टॉल करेंगे। सो रिक्वायर और मोंगूज, फिर मोंगूज मिल गया, उस मोंगूज की मदद से हम डॉट स्कीमा बनाएंगे। ओके, तो स्कीमा का एक फंक्शन बना लिया और साथ में यहाँ पर एक स्कीमा को नाम दे दिया कैटेगरी स्कीमा। ओके, तो न्यू क्यूबल की मदद से बनाना जरूरी है, याद रखना। फिर पैरेंथेसिस लगाना है, उसके अंदर आपको एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, हम नेम देंगे, स्लग देंगे और इमेज देंगे, जो कि हम आगे से यहाँ से भेज रहे थे, नेम इमेज स्लग। ओके, कहाँ गया, ये रहा। तो इतना देना। नेम जो है स्ट्रिंग होने चाहिए और लेंथ जो है 50 होनी चाहिए और नेम जो है रिक्वायर होनी चाहिए, यानी कि आना ही चाहिए। नेम नहीं आया तो API नहीं चलेगी। ओके, तो नेम आना चाहिए, स्लग आए या नहीं आए चलेगा। लेंथ जो है 60 कैरेक्टर होनी चाहिए। इमेज स्ट्रिंग के अंदर आएंगी, मतलब यहाँ पर हम बैकएंड में जो डेटाबेस में हम स्ट्रिंग इमेज का नाम सेव करेंगे। ओके, मैक्स लिमिट जो है 200 कैरेक्टर हो सकती है। फिर नेम जो है डिफ़ॉल्ट होना चाहिए नल। ओके, यानी कि अगर इमेज कुछ नहीं डालेंगे तो डेटाबेस में नल सेव हो जाएगा। उसके बाद हम सब कैटेगरीज भी बनाएंगे। ओके, तो सब कैटेगरीज कैसे बनाएंगे, एक्चुअली मैं आपको जाता हूँ मीशो की वेबसाइट पर ले जाता हूँ। ये तो कैटेगरीज है मेन। इसके अंदर ये जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखिए ऑल वुमेन एथनिक, साड़ी, कुर्तीज़, कुर्ता सेट्स, ये सब कुछ सब कैटेगरीज है। तो उसके लिए भी हमने एक एरे बनाया, क्योंकि हम एरे बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एरे के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम नेम, या एक एरे बनाया, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जहाँ पर हम नेम और स्लग और साथ में मिनी कैटेगरीज को ऐड करेंगे। तो नेम किसके लिए, एक्चुअली कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर जो नेम है ये ऑल वुमेन एथनिक्स, फिर साड़ी, ये सब नेम है। तो नेम यहाँ पर स्ट्रिंग के रूप में सेव करेंगे। स्लग भी हम सेव करेंगे। सो स्लग आपको दिख रहा होगा, इसका जो वुमेन का स्लग बनेगा वो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी वापस मिनी कैटेगरीज आ रही है ना, जैसे साड़ी के अंदर और साड़ी, सिल्क साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ी, तो ये सब कुछ मिनी कैटेगरीज है। तो उसके लिए वापस हम एक एरे बनाएंगे और फिर ये नेम और स्लग लिख लेंगे। ओके, तो इसका भी नेम और स्लग बनेगा। जीन्स, जैक्सिन्स का अलग, प्लाजोज का, इन सब का सिलेक्शन बनेगा। तो ये सब कुछ इस तरह से बनाना है। ध्यान रखिए आपको ये फॉर्मेट सब कुछ सही रखना है। कैटेगरी के अंदर एरे के अंदर फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर नाम की दे देंगे, एक स्लग की दे देंगे। उसके बाद वापस एक मिनी कैटेगरी के लिए ऑब्जेक्ट एरे बनाएंगे, फिर वापस उसके अंदर एक एरे ऑब्जेक्ट बना देंगे जिसके अंदर नेम और स्लग दे देंगे। ओके, इतना करने के बाद आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको मैं क्लोज करता हूँ इन सबको। ओके, यहाँ पर जैसे स्टेटस भी आपको दे देना है, जो बुलियन में देंगे ट्रू या फॉल्स होगा। ओके, अब ये चीज़ बन गई। इसके बाद आपको टाइम स्टैम्प दे देना है, ट्रू या फॉल्स जो भी है ट्रू दे देना, ताकि आपको टाइम स्टैम्प मिल जाए, करंट वैल्यू मतलब करंट टाइम मिल जाए। और फिर जो हमने बनाया कैटेगरी, उसको आपको मोंगूज में मॉडल करना है। सो डॉट मॉडल लिखना है और साथ में कैटेगरी का नाम देना है। वो कल इसका मतलब एक कोटेशन में देना है ताकि आपका कैटेगरी बन पाए। और फिर यहाँ पर जो भी आपने कैटेगरी का नाम दिया था स्कीमा का, वो यहाँ पर देना है और इस तरह से कैटेगरी कॉस्ट नाम से बनाना है। तो ये आपकी कैटेगरी बन जाएगी। जैसे आप इसको सेव करेंगे ना, तो आपको मोंगो यहाँ पर एक कैटेगरी दिख जाएगा, अपने आप फोल्डर बन जाएगा यहाँ पर कैटेगरी के अंदर, यानी कि कलेक्शन बन जाएगा। ओके, उसके बाद आपको इस कैटेगरी को एक्सपोर्ट कर देना मॉड्यूल को। ओके, अब हमारा मॉड्यूल का काम हो चुका है। अब चलेंगे हम मॉड्यूल के बाद राउटिंग के अंदर, राउटर बनाएंगे। ओके, तो राउटर के अंदर वापस आपको कैटेगरी जो JS बनानी है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने क्रिएट नाम से बनाई है। तो ये क्रिएट क्या है, एक्चुअली मैंने जो आपको बताया था ना फ्रंट एंड के अंदर। चलो फ्रंट एंड के अंदर चलते हैं, वापस SRC के अंदर चलेंगे और फिर पेजेस के अंदर और एडमिन के अंदर, कैटेगरी के अंदर और कैटेगरी। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने कैटेगरी स्लैश दिया था ये API को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको यही कॉल करना है। एक्चुअली यहाँ पर राउटर को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर स्लैश दिखा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर भाई बेस URL तो ठीक है, वो सर्वर URL है, बट ये कैटेगरी URL कहाँ पर है। तो यहाँ पर तो ये स्लैश कैटेगरी आएगा, बट कैटेगरी जो URL है वो इंडेक्स में मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर app यूज़ किया, जैसे कैटेगरी स्लैश कैटेगरी आएगी, मतलब जो भी कैटेगरी की URL है वो इसकी मदद से बनेगी। और फिर मैंने यहाँ पर कैटेगरी राउटर को कॉल कर दिया, जो भी कैटेगरी राउटर बनाएंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया। ओके, तो जैसे ही मैं स्लैश कैटेगरी बनाऊंगा तो उसके बाद जो भी यहाँ पर API बनेगी वो सब कुछ उसकी मदद से चलेगी। तो आपको यहाँ पर इतना बनाना है। इस राउटर को बनाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक्सप्रेस की मदद से, क्योंकि ये राउटर एक्सप्रेस का ही पार्ट है,
तो एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है, फिर आपको राउटर को नेम्ड इंपोर्ट करना है। ओके, फिर राउटर फंक्शन की मदद से हम कैटेगरी राउटर बनाएंगे और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर लेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट की मदद से, एक्सपोर्ट्स की मदद से। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इस कैटेगरी की मदद से आप API बनानी है। सो हम जो डेटा भेजेंगे कैटेगरी के अंदर, तो उसके लिए हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। सो पोस्ट लिखा, उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी बनानी है। सो यहाँ पर आपको यह सारा कुछ कट कर देना है। ओके, अब यहाँ पर मैंने कैटेगरी डॉट पोस्ट बनाई, फिर पैरेंथेसिस लगाया और यहाँ पर जो भी API कैटेगरी क्रिएट करनी है वो API का नाम लिख लिया मैंने, कैटेगरी लिख लिया। बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको स्लैश जरूर लगाना है ताकि स्लैश आगे आए, और ये स्लैश का आप सब कुछ डेटा को ध्यान में रखते हुए ही लगाएगा। ध्यान दीजिएगा कि कैटेगरी के पास कहाँ पर स्लैश लगाना है, कहाँ पर स्लैश नहीं लगाना। ओके, फिर मैं वापस अंडू कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ जो हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमने पिछली बार देखा था, बट यहाँ पर आपको फाइल भी बनाना है। अब जो फाइल अपलोड होगी ना, तो एक मिडिल वेयर की मदद से चेक किया जाएगा कि कोई फाइल आ रही कि नहीं। तो इसके लिए आपको एक एक्सप्रेस का फाइल अपलोड नाम से जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पर गूगल पर जाना है, यहाँ पर लिखना है एक्सप्रेस फाइल अपलोड। ओके, यहाँ पर NPM वाला एक वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन करना है। जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेस फाइल अपलोड, अब इसको आपको क्लिक करना है। इस जो एक्सप्रेस जो फाइल अपलोड है इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जाना है अपने डेटाबेस के अंदर। सो यहाँ पर जा जाते हैं, जो ये क्या था नया टर्मिनल, वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आपको ये कट कर देते हैं क्योंकि मैंने कर दिया था, बट यहाँ से मुझे वापस बाहर जाना पड़ेगा। सो मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, बट चलो ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नया टर्मिनल ओपन कर देता हूँ और यहाँ से हम बैकएंड के अंदर जाएंगे क्योंकि हमें बैकएंड के अंदर ये अपलोड करना है। सो हम जाएंगे cd/bac बैकएंड। ओके, बैकएंड के अंदर आ गए। फिर यहाँ पर आपको NPM जो हमने कोड किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ एक्सप्रेस फाइल अपलोड, यानी कि एक्सप्रेस का फाइल जो सिस्टम है वो हम पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। ओके, मेरा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो एड्रेस 5 अवेलेबिलिटी, तो पैकेज यहाँ पर 13 पैकेज मेरे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फाइल अपलोड। ठीक है, फाइल अपलोड लिखना है और पैरेंथेसिस लगाना है, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना है क्रिएट पेरेंट पाथ, सेम यही लिखना है, आपको चेंज नहीं करना, नहीं तो आपका काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रू कर देना। ये एक मिडल वेयर है जो कि हमारे फाइल को चेक करता है, अगर फाइल आ रही है तो इसको एक्सेप्ट करेगा और इसको अपलोड करने की कोशिश करेगा। तो फाइल को यहाँ पर आ गए, फिर मैं वापस अंडू कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाना है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछली बार भी हमने बनाया था एरो फंक्शन, तो एरो फंक्शन बनाया जहाँ पर हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को गेट करेंगे। ओके, तो हमारे API का जो काम है यहीं पर हो जाता है एंड, बट हम कंट्रोल का जो काम है यानी कि जो भी लॉजिक का काम है हम कंट्रोलर करेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर इमेज आएगी हमारे पास, लेट इमेज। अब इमेज ये डायरेक्ट यहाँ पर तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब जो भी टेक्स्ट आएगा हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर वो हम रिक्वेस्ट बॉडी से प्राप्त करेंगे, बट जो इमेज आएगी वो हम इमेज वेरिएबल से प्राप्त करेंगे। ओके, कोमा लगा के। ओके, इतना काम कर लिया। साथ में आपको यहाँ पर ये लिखना है, ये यहाँ पर मैं अभी के लिए भूल जाइए इतना काम। ओके, भूल गए आप इतना काम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट बनाना है, एक रिजल्ट बनाना है और जो भी रिजल्ट आएगा मतलब जो भी कंट्रोलर से रिजल्ट आएगा वो, फिर यहाँ पर न्यू कीवर्ड बनाना है। यहाँ पर आपको एक कंट्रोलर मतलब कैटेगरी कंट्रोलर जो कि क्लास है उसको यूज करना है। पैरेंथेसिस लगाना है फंक्शन, फिर इसके अंदर एक क्रिएट फंक्शन बनाया था वो मैंने आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, आपको कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा फंक्शन। साहब आप देख सकते हैं कैटेगरी कंट्रोल नाम से एक फंक्शन मिलेगा क्रिएट नाम से। तो आपको यहाँ पर जाना है, एक क्रिएट फंक्शन बनाना है। इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट बॉडी भेजनी है और साथ में इमेज भेज देना। बट जब आप ऐसे इमेज भेजेंगे तो आपका इमेज कभी खाली होगा, तो ये जो खाली होगा ना इमेज, जब नल कुछ नहीं होगा इमेज के अंदर, तो ये एरर दे देगा। अब उस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेट बनाएंगे वेरिएबल इमेज जिसके अंदर हम पहले से नल डाल देंगे। अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, यानी कि जो रिक्वेस्ट के अंदर जो फाइल्स आ रही है और या फिर रिक्वेस्ट के अंदर जो फाइल्स के अंदर इमेज आ रही है, अगर वो है तो आपको क्या करना है, इमेज के अंदर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स एक्सेस करनी है, नहीं तो आपको सिर्फ इमेज के अंदर नल भेज देना है। अब अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फाइल इमेज यहाँ पर टारगेट करूँगा ना, तो रिक्वेस्ट के अंदर जो फाइल्स है अगर नहीं मिली तो ये एरर दे देगा, क्योंकि वहाँ पर तो कोई फाइल है नहीं तो एरर दे देगा। बट हम जब यहाँ पर चेक करेंगे ना कि यहाँ पर कोई इमेज है ही नहीं एक्चुअली, तो हम क्या करेंगे, सीधा इमेज के अंदर नल भेज देंगे। और अगर प्रेजेंट है तो इमेज के अंदर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट इमेज, यानी कि जो इमेज एक्चुअली में आई है उसको हम सेंड कर देंगे।
तो इतना काम कर दिया, फिर रिजल्ट जो आया उसके साथ हम डॉट लगा के देन और कैच लगा देंगे। मतलब अगर सक्सेस आया तो हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर देंगे सक्सेस, और अगर एरर आया तो रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर देंगे एरर। इतना काम हो गया। अब चलते हैं हम कंट्रोल के अंदर, जो हमने बनाया था कंट्रोलर। यहाँ पर भी आपको कंट्रोलर फोल्डर के अंदर कैटेगरी .js बनानी है, ओके। फिर इसको कंट्रोल कैटेगरी मतलब क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाना है, क्लास लिखना है, एक की, उसके बाद की नेम लिखना है, उसके बाद आपको कैपिटल के अंदर कैटेगरी कंट्रोलर लिखना है, और फिर एक पैरेंथेसिस मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगा देने हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर जैसा बनाता है, ओके। इतना कर दिया, इसको आप अभी के लिए भूल जाइए। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर को एक्सपोर्ट कर देना। अब एक्चुअली जो हम डेटा हम चेंज करेंगे ना, वो सब कुछ हम मॉड्यूल के अंदर करेंगे। सो इसके लिए आपको सबसे पहले कैटेगरी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देना है। जो हमने मॉड्यूल बनाया था कैटेगरी के अंदर, ये वाला मॉड्यूल आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया था, एक्सपोर्ट भी किया था। तो ये वाला जो मॉड्यूल है आपको कंट्रोलर के अंदर जाना है, यहाँ पर मॉड्यूल्स नाम से फोल्डर के अंदर से इंपोर्ट कर देना, ओके। तो यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर वो मिल चुका हुआ यहाँ पर। इसको अभी के लिए भूल जाइए, फाइल अनसिलेक्ट फाइल को। इससे हम क्या करेंगे, जो इमेज आएंगी जब हम कैटेगरी को डिलीट करेंगे तो हम फाइल को भी डिलीट करेंगे, सो इसके लिए यूज़ होगा, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम एक क्रिएट नाम से फंक्शन बनाएंगे जो हमने बनाया था, ओके। तो ये सब कुछ यहाँ पर एक बार के लिए कट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हमने क्रिएट नाम से, जहाँ पर हम डेटा लेंगे और इमेज लेंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट बनाए, उसके अंदर रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, मतलब प्रॉमिस देंगे हम। वहाँ पर एपीआई खेच हो रही है, वो वेट कर रहा है हमारा जो राउटर था उसके अंदर कि यहाँ पर सक्सेस आएगा या फिर एरर आएगा। तो हम जो है ये सक्सेस और एरर जो है हम प्रॉमिस की मदद से करेंगे। अब यहाँ प्रॉमिस में एक एरो फंक्शन बनाना पड़ता है, तो हमें एरो फंक्शन बनाएंगे, बट एरो फंक्शन को असिंक बना देंगे, ताकि हम जब डेटा मांगने जाएंगे मंगूज से तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक ये क्या करेंगे, हम अवेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, अवेट कीवर्ड, ताकि हम उस फंक्शन के जो रिस्पॉन्स आए तब तक हम यहाँ पर वेट कर सकें, उसके बाद ही हम आगे का कोड एग्जीक्यूट करेंगे। सो असिंक फंक्शन बना दिया इसको, और फिर यहाँ पर रिजेक्ट, दो चीज़ें होगी। तो ये दो चीज़ें हम पैरामीटर यहाँ पास कर देते, फिर एरो फंक्शन बना दिए, कर्ली ब्रैकेट बना दिए। यहाँ पर आपको ट्राई और कैच बनाना है, यहाँ पर ट्राई और कैच। बट ट्राई कैच कैसे यूज़ करना है, सो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ट्राई और कैच कैसे यूज़ करेंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये इमेज वाला है ना, इसको मैं कट कर देता हूँ अभी के लिए, ये वाला इतना कट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक ट्राई बनाया, फिर यहाँ पर केस लगा, फिर एरर आ गया, तो यहाँ एरर सोल्व करेंगे, और फिर वापस यहाँ पर। तो जैसे एरर आ गया ना, जैसे यहाँ पर कोई भी ट्राई करेंगे, मतलब कोई काम करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई हो नहीं पाता है ना, तो केचेज में जाएंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, और जो भी हम मैसेज देना है दे देंगे, और साथ में एरर मैसेज भी दे देंगे। यहाँ पर एरर जो भी मैसेज आएगा वो, और स्टेटस में 0 भेज देंगे। अब जो रिजेक्ट होगा ना, वो हमारे जो राउटर है ना, एक्चुअली यहाँ कैटेगरी राउटर, उसके अंदर एरर के अंदर जाएगा, यानी रिक्वेस्ट सेंड के अंदर एरर के अंदर जाएगा, ओके। और अगर हम रिजेक्ट की जगह रिजोल्व कर देते हैं ना, तो वो सक्सेस के अंदर आएगा यहाँ पर, ओके। तो इतना काम कर दिया, अब वापस इसको अंडू कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैटेगरी हमें डेटा में मिल रही है उसके अंदर जो स्लग मिल रहा है, एक्चुअली स्लग क्या है वो यूनिक होगा। तो स्लग का हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास कैटेगरी है उसके अंदर फाइंड वन करेंगे और स्लग चेक करेंगे। मतलब हमारे पास जो डेटा का स्लग आ रहा है और जो हमारे पास प्रेजेंट स्लग है डेटाबेस के अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्लग दिख रहा है ना, ये वाला, अगर दोनों ही मैच कर जाते हैं तो आपको कहना भाई कैटेगरी क्रिएटेड है, मतलब कैटेगरी बनी हुई है। सिंपल यहाँ पर आपको क्रिएटेड मतलब लिखना, इफ़ कंडीशन में कि कैटेगरी है तो आपको क्या करना है, इसको कंसोल को स्टेटमेंट हटा देता हूँ, रिजेक्ट करना है, और रिजेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, मैसेज भेज देना कि कैटेगरी क्रिएटेड है, और स्टेटस में याद बनाना है। ध्यान रखना कि रिजेक्ट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब पास करना है, ओके। अब अगर क्रिएट ना हो तो क्या करेंगे, सिंपल एल्स वाली कंडीशन चलाएंगे, जिसके अंदर कॉन्स्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इमेज का पाथ बनाएंगे, क्योंकि अब अगर कोई आदमी सेम इमेज नाम, एक ही नाम से सेम इमेज भेजेगा तब एरर आ जाएगा, क्योंकि सेम के नाम से हम डेटाबेस में सेव नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम एक्चुअली जो इमेज है ना उसको हम यहाँ पर सेव करेंगे हमारे सर्वर पर, जहाँ पर पब्लिक वाला फोल्डर बनाना होगा। यहाँ पर मैंने पब्लिक फोल्डर बनाया। सो यहाँ पर अब एक नया नाम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाया, न्यू कीवर्ड की मदद से डेट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। हमने आपने डेट ऑब्जेक्ट यूज़ किया होगा आपने पहले कभी, तो डेट क्लास को ऑब्जेक्ट के नाम से यूज़ करेंगे, डेट, फिर डेट गेट टाइम, यानी कि मुझे यहाँ पर मिली सेकेंड्स मिल जाएंगे। फिर साथ में मेट डॉट फ्लोर यहाँ से मेट डॉट रैंडम से 1000 से गुना करें, इसका मतलब मुझे 3 अंकों की यहाँ पर एक संख्या मिल जाएगी।
तो इन दोनों को कॉन्किनेट करेंगे और साथ में जो इमेज का रियल नेम है वो भी ऐड कर देंगे। इससे हमें क्या है, एक यूनिक नाम मिल जाएगा किसी भी हालत में। और अब इस यूनिक नाम को अब कहाँ पर सेव करना है इस इमेज को, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक डेस्टिनेशन बनाएंगे, मतलब एक पाथ बनाएंगे कहाँ पर हमें सेव करना है। सो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पाथ दे दिया। अब पाथ कहाँ से मिलेगा, तो एक्चुअली आपको क्या करना है, सबसे पहले बैकएंड का फोल्डर है ना, आपको यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया है, सो पब्लिक नाम से। यहाँ पर मैंने एक पब्लिक नाम से फ़ोल्डर बनाया। सो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। सो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, नोड.js के अंदर मीशो के अंदर जाऊँगा, फिर बैकएंड के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर देखिए मैंने पब्लिक का फोल्डर बनाया। इसके अंदर वापस आपको एक और फोल्डर बनाया इमेज के नाम से। हम और भी फाइलें अपलोड करेंगे, बट अभी इमेज चल रहे हैं तो इमेज का फोल्डर बनाया। उसके अंदर आपको वापस एक और फोल्डर बनाया कैटेगरी नाम से, क्योंकि यूजर का अलग डाटा होगा तो वो अलग अलग डाटा आएगा। तो हम कैटेगरी के अंदर कैटेगरी जो इमेज आएगी वो सेव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी इमेजेस सेव कर रखी है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे वापस डेटाबेस के अंदर। तो डेस्टिनेशन सेव कर दिया मैंने, यहाँ पर डॉट पब्लिक, फिर इसके अंदर इमेजेस के अंदर जाएंगे, फिर इमेज के अंदर कैटेगरी के अंदर जाए, फिर वापस आपको यहाँ पर एक स्लैश बनाना है ताकि यहाँ पर इमेज जो है नेम है वो ये वाला स्लैश के साथ सेव हो सके। ओके, तो ये फोल्डर, इन फोल्डर के अंदर जो भी इमेज होगी वो ये सेव होगी। अब इमेज को सेव करना है ना, उसके लिए क्या करेंगे, जो इमेज आ रही है ना हमारे पास, ये वाली इमेज, यहाँ पर सिर्फ इमेज मिलेगी। तो इमेज के अंदर आपको एक .mv नाम से एक फंक्शन भी मिलेगा। mv मतलब कि मूव करनी है इमेज, कहाँ इमेज मूव करनी है, तो एक फंक्शन बनाएंगे। एक्चुअली इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, ताकि सिंपल कोड समझ में आपको है। तो image.mv लिखना है, फिर mv के बाद आपको पैरेंथेसिस लगाना है, यहाँ पर डेस्टिनेशन देना है, मतलब कहाँ पर इमेज, जो इमेज आई है ना, ये इमेज यहाँ पर जो इमेज आ रही है ये वाली, इसको मूव करना है। कहाँ पर मूव करना है, इस डेस्टिनेशन पर। कौन सी डेस्टिनेशन, ये जो पब्लिक वाली फोल्डर, फिर इमेज, फिर कैटेगरी, उसके अंदर किस नाम से सेव करना है, जो हमने नाम दिया वो वाला। तो डेस्टिनेशन सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आगे और आएगा कि ये जब आगे होते हैं ना सेव, तो यहाँ पर मुझे एक एरर को हैंडल करने के लिए दिया जाता है। तो मुझे एक एरर मिल जाएगा यहाँ पर कि एरर है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा। अगर मुझे एरर मिल जाता है ना, तो यहाँ पर मैं रिजेक्ट कर दूँगा कि मुझे कोई भेजना नहीं है, मतलब कह दूँगा भाई कि जो है अनेबल अपलोड टू इमेज, मतलब इमेज अपलोड करने में असफल रहा और कैटेगरी सेव नहीं हुई। ओके, तो ये मैसेज में आ जाएगा। बट अगर कोई एरर नहीं आता है तो उस कंडीशन में एल्स कंडीशन चलेगी, और उसमें क्या करेंगे हम, डेटा वो जो है वो डेटाबेस में सेव करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और कैटेगरी नाम से। यहाँ पर जो कैटेगरी है वो एक्चुअली मॉड्यूल है, जो हम मोगूज का टारगेट कर रहे हैं उसके। तो यहाँ पर आपको न्यू कैटेगरी के नाम, न्यू कीवर्ड के नाम से एक कैटेगरी बनानी है, मतलब क्लास है जो कि मोगूज की क्लास है, मतलब मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल के अंदर पैरेंथेसिस लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, सारा डेटा हम ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करेंगे। ओके, यहाँ पर हम सब कैटेगरीज ऐड नहीं करें, सिर्फ नाम स्लग ऐड करें, साथ में इमेज का नाम शेयर करें। अब इसी इमेज की मदद से हम डेटाबेस में सेव करेंगे कि कौन सी इमेज थी, वो हम फ्रंट एंड में शो कराना चाहते हैं, शो करा सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पर इमेज सेव करेंगे और यहाँ पर हम कोई भी सब कैटेगरी यहाँ पर सेव नहीं करें। ओके, सब कैटेगरी हम बाद में सेव करेंगे, अभी सिर्फ कैटेगरी सेव करें, जो मेन प्राइमरी कैटेगरी है। ओके, उनको। तो यहाँ पर मेरी कैटेगरी के अंदर ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें करना है सेव, तो उसके लिए हम .save फंक्शन यूज करेंगे। इससे क्या है, हमारे पास डेटा जो भी है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर डेटाबेस में कोई भी गलती आती है, मतलब रिस्पॉन्स क्या आया, तो यहाँ पर देन और कैच चलाएंगे। देन आया तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ होगी। अब ये फंक्शन चलेगा, उसके अंदर मैं भाई बोल दूँगा कि रिजोल्व कर दो, मतलब सब कुछ सही है, कैटेगरी सेव हो चुकी है। मतलब जब भी सेव होगी, अगर सक्सेसफुली काम हो जाता तो वो देन में आएगा। तो देन में हमने रिजोल्व में बोल दिया, एक ऑब्जेक्ट बना कर कि मैसेज में कि भाई कैटेगरी ऐड हो गई है और स्टेटस 1 दे दिया। लेकिन अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, मैसेज में अनेबल टू ऐड कैटेगरी कर देंगे। मैसेज में अब जो भी एरर का जो मैसेज आएगा वो भेज देंगे, एरर वाला मैसेज, और साथ में स्टेटस भेजेंगे। इस तरह से हमारा हो जाता है काम ख़त्म। अब चेक कीजिए, मैंने यहाँ पर इतना काम कर दिया। ओके, यहाँ पर सब कुछ हो गया। अब जैसे मैं में कैटेगरी में यहाँ पर कोई भी कैटेगरी सेव करूँगा, वो कैटेगरी जो है यहाँ पर आ जाएगी सेव, जो मैंने आपको बता दी थी। ओके, अब जो लॉजिक है ना, एक्चुअली यहाँ पर ये वाला लॉजिक कि जो हम अगर कोई कैटेगरी हमने क्रिएट कर रखी है तो वो सारी कैटेगरी यहाँ पर दिखेगी। बट अब ये आगे वाली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अभी लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी कैटेगरी जो भी बनाई है उसको फेच भी करना है। सो अब फेच करने के लिए क्या करेंगे, वापस एक API बनानी पड़ेगी। सो हम राउटर में जाएंगे, एक API डायरेक्टली, पहले बैकएंड में हम API बना लेते हैं। सो सबसे पहले आपको राउटर में जाना है, यहाँ पर कैटेगरी में जाना है। ये जो क्रिएट वाली बनाई थी ना, ये क्रिएट वाली
पोस्ट नाम से, तो इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम वापस क्रिएट कैटेगरी काउंटर की मदद से गेट की मेथड से हम एक कैटेगरी बनाएंगे, यानी कि गेट कैटेगरीज नाम से, ओके। और यहाँ से स्लैश के बाद पहले जैसे हम लिखेंगे लोकल कोलन 5000 स्लैश कैटेगरी स्लैश गेट कैटेगरी, तो ये URL हमारी बनेगी। तो जैसे ही यह URL टारगेट होगी, हिट होगी, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा। हम सिंपली कैटेगरी जो कंट्रोल है इसको बोल देंगे भाई ये वाला फंक्शन चलाओ। अब ये वाला फंक्शन कौन सा है, मैंने यहाँ पर बना रखा है फंक्शन, क्रिएट वाला फंक्शन बना ले रहा। अब गेट कैटेगरी मतलब कैटेगरी को गेट करना है, उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, साथ में रिटर्न किया है, एक न्यू प्रॉमिस बनाया, वही वापस असिंक बनाया, साथ में एक एरो फंक्शन बनाया रिजेक्ट और रिजॉल्व के लिए, फिर ट्राई और कैच बनाया जो कि सेम रामायण है। बस आपको यहाँ पर चेंजेस करना है कुछ चीज़ें, तो ठीक है चेंजेस करते हैं। क्या चेंज करना है पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर वही सेम कॉन्स्ट बनाना है, रिजल्ट बनाना है, न्यू कीवर्ड की मदद से कैटेगरी कंट्रोलर को कॉल करना है और उस फंक्शन के अंदर ये वाला जो कैट कैटेगरी है उसका फंक्शन कॉल करना है, सिंपल। अभी यहाँ पर हमें डेटाबेस मतलब फ्रंट एंड से कुछ भी नहीं लाना, सिर्फ ये एपीआई कॉल करनी है और जैसे एपीआई कॉल हो जाए ये फंक्शन कॉल करना है। और यही वही सेम देन और कैच, जहाँ पर हमें रिस्पॉन्स भेजना है, मतलब सक्सेस आता है सक्सेस और एरर आता है तो एरर। रिक्वेस्ट के अंदर हम कुछ भी नहीं ले रहे, सिर्फ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन हमने कॉल कर दिया। फंक्शन में कॉल करेंगे हम क्या करेंगे, डेटा लेंगे, जो भी हमने कैटेगरी वेट करेंगे, मतलब जो भी असिंक की मदद से वेट करेंगे कि जो हम डेटा लेके आ रहे हैं मॉड्यूल की मदद से, कैटेगरी जो मॉड्यूल है ऊपर हमने इंपोर्ट किया था मॉड्यूल, जहाँ इसके अंदर एक फंक्शन लगाएंगे फाइंड। ये एक्चुअली क्या है, मोंगूस की क्वेरी है, जो यहाँ पर हम ये यूज़ करें फाइंड वन, मतलब एक फाइंड करके लाओ, ये भी मोंगूस की क्वेरी है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर एक मोंगूस की क्वेरी लगाई फाइंड। यह जो है क्वेरी मतलब जितने भी डेटा है उसमें जो कलेक्शन है इसके अंदर कैटेगरी जितने भी डेटा मैं स्टोर किया है वो सब कुछ लेके आ जाएगा इसके अंदर एक एरे के अंदर। फिर ये एरे क्या करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे, कैटेगरी डेटा के नाम से हम डेटा भेज देंगे, साथ में मैसेज भेज देंगे कि ऑल कैटेगरी हमारे पास आ चुकी है, स्टेटस हम 1 भेज दें। अगर कोई एरर आ जाता है तो हम ये एरर भेज देंगे, ओके। तो ये जो डेटा आएगा हमारे पास, वो सारा डेटा हमारे पास राउटर के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर सक्सेस के अंदर, और वो जो है डेटा हम देन के अंदर भेज देंगे रिजल्ट के रूप में, ओके। तो सिंपल इतना काम हो चुका है हमारा। राउटर हमने एक बार बनाया था, उसके बाद काम खत्म हो जाता है, मतलब सॉरी मॉड्यूल का काम एक बार बनाना है, उसके बाद सारा खत्म। फिर हम जब अलग अलग एपीआई बनाएंगे उसका यूज़ करते रहेंगे, डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ओके। फिर चलते हैं हम फ्रंट एंड के तरफ। फ्रंट एंड के अंदर हम एसआरसी के अंदर जाएंगे, कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, क्लाइंट के अंदर जाएंगे, हेडर के अंदर जाएंगे, क्योंकि हेडर के अंदर भी में सारा डेटा शो कराना है, तो हेडर के अंदर जाएंगे। बट इससे पहले जाएंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि हमें बार बार एपीआई को फेच करने पड़ेगी, कैटेगरीज हमें बार बार चाहिए होगी, तो एक बार ही कॉल करेंगे और एपीआई ले लेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एपीआई को आपको सिंपल इस तरह से कॉल करना है, ओके। यहाँ पर मैं एक बार को कॉल करता हूँ। एपीआई को कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, एक्जियोस का फंक्शन लिखना है, एक्जियोस को इंपोर्ट करना है यहाँ पर, फिर आपको गेट लिखना है, क्योंकि गेट मेथड था हमने वहाँ पर पोस्ट यूज़ किया था, यहाँ पर गेट यूज़ करना है, तो गेट मेथड लिखना है। उसके बाद आपको बेस यूआरएल लिखनी है और कैटेगरी की यूआरएल लिखनी है, तो इससे बनेगा हमारा जो सेम वही प्रोसेस। यहाँ पर जो हमारी बेस यूआरएल बनेगी वो https:// सॉरी HTTPS नहीं है, HTTP ही होगा, क्योंकि यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं होता। तो इतना लिख लिया, फिर यहाँ पर लिख लेंगे लोकल होस्ट कोलन 5000/। यहाँ पर अब ये तो बेस यूआरएल थी, साथ में ये कैटेगरी बनेगी तो कैटेगरी यूआरएल बन जाएगी, साथ में स्लैश लगाएंगे जो गेट कैटेगरी यूआरएल। तो इस तरह से हमारी जो है एपीआई बनेगी। सो एपीआई बन चुकी है हमारी इस तरह से, ओके। अब एपीआई जो बन गई ना, ये एपीआई डायरेक्टली इस एपीआई को कॉल करेगी, जो राउटर में बनाया था ये वाला है, डायरेक्टली यहाँ पर कॉल करेगी। तो जैसे ही कॉल करेगी फिर देन या कैच आएगा। अब देन कैच में हमने क्या किया है, सक्सेस, पहले मैं यहाँ पर सक्सेस को लॉक करता हूँ। सो लॉक करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगी आपको, सब मैं बताता हूँ क्या एरर मिलेगी। सो लॉग आ गया, ओके। मैं लॉग को यहाँ पर सक्सेस को लॉक करता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पर सक्सेस जो आया था मैंने इसको लॉक कर दिया, सिंपल। बट मेरे हिसाब से कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम फ्रंट एंड की तरफ। अब जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा ना, तो यहाँ पर जैसे अब जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में जाऊँगा, ओके। कंसोल में
जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये मेन कॉन्टेस्ट है ना ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपने मैंने जो इंडेक्स बनाया था, यहाँ पर देखिए एक कंपोनेंट कॉल होगा उससे पहले मेन कॉन्टेस्ट कॉल होगा, इसलिए ये कॉल हो जाएगा पहले और ये एपीआई हमारी चल जाएगी। सो एपीआई हमारा रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है एपीआई जो है मिल गया हुआ है। बट यहाँ पर देखिए एपीआई कितनी बार कॉल हो रही है, बार बार जो हमारा डेटा है बार बार कॉल हो रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो रेंडरिंग होती है ना बार बार होती है। अब इसी रेंडरिंग को हमें बचाने के लिए क्या करेंगे, इस एक्सजॉस्ट को यूज इफेक्ट की मदद से कॉल करेंगे। यूज इफेक्ट भी एक रिएक्ट का हुक है जो यहाँ पर इंपोर्ट करना है पहले, जैसे यूज स्टेट था उसी तरह से यूज इफेक्ट है, उसको कॉल करना है, पैरेंथेसिस लगाना है, उसके बाद आपको एक एरो फंक्शन बनाना है यहाँ पर, फिर उसके बाद कोमा लगा के डिपेंडेंसी लगानी है। अब एम्प्टी डिपेंडेंसी मतलब ये होता है कि जब पेज रिफ्रेश होगा तो एक बार कॉल होगा, उसके बाद दो बार, यहाँ पर दो बार कॉल होगा एक्चुअली, एक तो रिफ्रेश के बाद एक वापस री-रेंडर होता है तब, तो दो बार कॉल होगा ये फंक्शन। और सिर्फ जो इसके अंदर हम कोड लिखेंगे ना, एक्चुअली ये जो कोड हमने लिखा ना, ये वाला कोड यहाँ पर यूज इफेक्ट है, ये सारा कोड सिर्फ एक बार ही कॉल होगा और एक बार हमें एपीआई का जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बट यहाँ पर जब लिखेंगे ना तो यहाँ पर डेटा बार बार कॉल होता रहेगा। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक्सजॉस्ट का यूज़ किया और डिपेंडेंसी एक लिखेंगे मतलब कि एक बार कॉल होगा। ओके, इतना करने के बाद हमारे पास जो डेटा आ रहा है, एक्चुअली जो डेटा आएगा कंसोल लॉग के अंदर, वो डेटा हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर भेज देंगे, मतलब सेट कैटेगरी के अंदर भेज देंगे। बट पहले इसके डेटा को देखें क्या क्या डेटा आया मेरे पास। ओके, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फ्रंट एंड के अंदर, इसको रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए कंसोल लॉग के अंदर सबसे पहले यहाँ पर ये सारा कुछ चलेगा, ये मतलब एक बार के लिए जो एपीआई रन होगी, मतलब खाली तो वो रन होगा, बट एपीआई एक बार ही कॉल होगी यहाँ पर। सो एपीआई कॉल हो गई। यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या क्या आया, यहाँ पर मेरे पास डेटा के अंदर जो हमने कैटेगरी डेटा भेजा था वो यहाँ पर आया। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे जो डेटा आ रहा है ना। अब डेटा मेरे पास एक स्टेटस भी आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए स्टेटस आ रहा है डेटा के अंदर, फिर आपको वापस यहाँ पर एक स्टेटस देना है, स्टेटस 1। तो आपको यहाँ पर पहले ही चेक कर देना है कि इफ़ जो हमारे पास सक्सेस आ रहा है ना, सक्सेस उसके अंदर डेटा आ रहा है, डेटा के अंदर स्टेटस आ रहा है, स्टेटस वो अगर इक्वल 1 हो ना तभी हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ के क्या करना है, एक्चुअली जो सेट और कैटेगरीज है उसके अंदर हम जो भी डेटा आ रहा है हमारे पास, तो सक्सेस डॉट डेटा डॉट कैटेगरी डेटा जो भी हमने भेजा था डेटा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर गया एक्चुअली, यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर रिस्पॉन्स कहाँ है, ओके रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। ओके, रिस्पॉन्स आ गया बट कंसोल नहीं करवा रहे हैं, सो यहाँ पर नहीं देगा। तो यहाँ पर कैटेगरी दो डेटा आ गया, वो हमने यहाँ पर फेच कर लिया। अब मेरा सारा डेटा यहाँ पर आ गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एज अ प्रॉप्स आगे भेज दूँगा, इस प्रॉप्स कंपोनेंट चिल्ड्रन के अंदर। ओके, तो मैंने यहाँ पर भेज दिया इसको। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंपल हेडर वाले जो हमने कॉल किया था, मतलब फ्रंट एंड का पार्ट था हेडर, इसके अंदर हम कॉल करेंगे। सो यहाँ पर देखिए मैंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट नाम से इस कॉन्टेक्स्ट की मदद से जो ऑल कैटेगरीज थी मैंने यहाँ पर गेट कर लिया। ओके, अब इस कैटेगरी पर हम ये एक्चुअली एक एरे है, मतलब एरे है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि एरे है कि नहीं। सो लो करता हूँ मैं, यहाँ पर जो भी डेटा आया मेरे पास यहाँ पर आएगा, कैटेगरीज के अंदर आएगा। सो जो भी डेटा था वो मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा इसको। अब हेडर भी यहाँ पर कॉल हो रहा है एक्चुअली, तो ये वाले हमारे पास फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये डेटा आ चुका है हमारे पास, ये एक एरे के अंदर है जहाँ पर हमारे पास एक एक एरे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक एपीआई यहाँ पर जो हमारा जो बार बार कॉल हो रहा था ना डेटा, जैसे कि यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है, ये न्यूज़ वगैरह था, यहाँ पर एक्चुअली ये सा डिलीट अकाउंट वगैरह था, ये कैट वाला था। इसके बाद यहाँ पर नेव बार जो हमने मेन्यू में आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये वाला यहाँ पर देखिए, ये तो जो ऊपर वाला था हेडर था, उसके जो नीचे वाला है ये नेव बार है। अब यहाँ पर मुझे डेटा चाहिए, सो मैं क्या करूँगा, जो बार बार मैंने डिव बनाई थी ना उन सबको कट कर दूँगा। यहाँ पर जैसे ये डिव बनाई हुई थी ना, आप जब इस फर्स्ट कोड पर हमने जो पिछला कोड देखा होगा तो आपको इस तरह से देखने को मिला होगा। यहाँ पर बार बार डिव बनाई हुई है इस तरह से बहुत सारी डिव बनाई हुई थी और अलग अलग नाम, यहाँ पर एक अलग अलग नाम दिया हुआ था। बट एक्चुअली मैंने क्या किया, एक डिव कॉपी की, यहाँ से कट की, इस तरह से कॉपी की, मतलब कट कर दिए या कॉपी कर दी, बाकी सारी मैंने डिव हटा दी, सिंपल ही डिव हटा दी। ओके,
फिर आपको क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट बनाना है, फिर जो ओन कैटेगरी है उसके ऊपर आपको मैप फंक्शन बनाना है, बस साथ में एक क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें टाइम लग सकता है डेटा आने में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क बनाना है, ताकि हमारे पास अगर डेटा ना आए तब तक हमारे पास कोई एरर ना दिखाए। तो मैप कर दिया, फिर मैप के अंदर एरर फंक्शन बनाया जहाँ पर एक एक कैटेगरी आएगी, साथ में इंडेक्स आएगा। यहाँ पर रिटर्न करना है, जरूरी है, आपको याद रखना है, रिटर्न कीवर्ड लगाना है। फिर जो हमने डिव कॉपी की थी वहाँ से वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब मतलब जितनी बार कैटेगरी आएगी उतनी बार ये डिव जो है ऑटोमेटिक रेप्लिकेट होती जाएगी, मतलब डुप्लीकेट बनती जाएगी। और यहाँ पर की प्रॉप जरूर देना है, इससे जो एक की प्रॉप की एरर आती है वो नहीं आएगी। ओके, तो की उसके अंदर इंडेक्स दे देना, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स यूनिक देना जरूरी है। सो इंडेक्स दे देंगे और उसके बाद आपको यह साइड में रखना है, यहाँ पर सिर्फ नाम देना है। सो कैटेगरी जो एक ही कैटेगरी आएगी, वन कैटेगरी, तो उसके अंदर आपको नेम्स जो भी आएगा वो शेयर करना है। जहाँ पर देख सकते हैं कंसोल की मैं जाऊँगा, ये एक कैटेगरी आई, उसके अंदर आप जैसे खोलेंगे तो आपको यहाँ पर एक नेम दिख रहा होगा। तो नेम कैटेगरी को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, सो वन कैटेगरी डॉट नेम, और यहाँ पर भी आपको डॉलर्स का साइन लगाना है। अगर कोई एरर आ जाता है लोडिंग में तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम ना दिखे। तो सब कुछ यहाँ पर जैसे आप इतना कोड काम कर लेंगे तो ये सारी कैटेगरीज आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। अब जैसे नई कैटेगरी ऐड करेंगे तो आपको यह नई कैटेगरी मिल जाएगी। अब आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये वाली कैटेगरीज हम बना सकते हैं। ओके, तो इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इतना ही काम किया था। अब चीज़ एक और चीज़ है, थोड़े बहुत लॉजिक है, वो मैं आपको बता दूँ अगर जानना चाहो तो। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ कहाँ जाएंगे, एक्चुअली बैकएंड में नहीं जाना, फ्रंट एंड में जाना, जहाँ पर हमने बनाया था एक्चुअली कैटेगरीज के अंदर बनाया था, एडमिन के अंदर कैटेगरी के अंदर, सॉरी कंपोनेंट के अंदर नहीं, पेजेस के अंदर जाएंगे, एडमिन के कैटेगरी के अंदर कैटेगरी। यहाँ पर मैंने कुछ लॉजिक बनाया, जैसे कि यहाँ पर गेट मैसेज बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ गेट मैसेज हम जो भी देंगे गेट मैसेज दे देंगे। यहाँ पर जो मैसेज अगर रेड सक्सेसफुली हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली जो स्पेन टैग लगाया मैंने इसके अंदर लॉजिक लिखा है, जो अगर गेट मैसेज के अंदर अगर कोई मैसेज क्रिएट कैटेगरी नाम से मैसेज आ जाता है जो हम यहाँ पर भेज देते हैं आगे, अगर वो आ जाता है तो हमें टेक्स्ट ग्रीन दिखाना है, बाकी हमें लाल दिखाना है। इसलिए आपको यहाँ पर लाल और ग्रीन दिख रहा होगा जब हम कैटेगरी यहाँ पर सेंड कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आपका काम सब कुछ सेम हो चुका होगा, यहाँ पर इमेज वगैरह सब कुछ सेव हो रही होगी। अब चलेंगे आगे, हम ये वाला काम करेंगे। साथ में जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हम सब कैटेगरी पे जाएंगे, जहाँ पर हमने सब कैटेगरी बना रखी थी। सो सब कैटेगरी शायद इसी नाम से बनाई थी हमने, फोल्डर देख लेते हैं। ओके, ये वाला जहाँ पर हम सब कैटेगरी बनाएंगे उसके अंदर मेनी कैटेगरीज बनाएंगे। ये सब कुछ हम कल करेंगे। ओके, कल की वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।